नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आंतरिक सुरक्षा पर रहना होगा सचेत। इजरायल पर हमला करने वाले हमास के गिरफ्तार आतंकियों ने बताया कि उन्हें यहूदियों की हत्या और अपहरण करने के स्पष्ट आदेश थे। इन आतंकियों ने कुछ विदेशी नागरिकों समेत 1400 से अधिक इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया। इनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी थे। वे 200 से अधिक लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए। हमास के इस बर्बर हमले के जवाब में इजरायल के पलटवार के चलते गाजा में जो मौतें हो रही हैं, उन्हें लेकर अनेक देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। अरब देश फलस्तीन के साथ एकजुटता का संदेश तो दे रहे हैं, लेकिन वे फलस्तीनी नागरिकों को शरण देने को तैयार नहीं हैं। अमेरिका द्वारा अब्राहम समझौते को आगे बढ़ाते हुए इजरायल और सऊदी अरब के संबंध सामान्य करने की जो कोशिश हो रही थी, वह फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है। इसी के साथ पश्चिम एशिया से होते हुए भारत, यूरोप आर्थिक गलियारे पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। आतंकवाद जिस घृणा पर पलता है, उसमें हमास को महारत हासिल है। उसका लक्ष्य इजरायल के अस्तित्व को मिटाना है। इजरायल हमास को खत्म करने को प्रतिबद्ध है, लेकिन यह आसान नहीं। गाजा पट्टी की सुरंगों में बैठे हमास के आतंकी इजरायली सैनिकों का इंतजार कर रहे हैं। यह वही गाजा पट्टी है जिसे इजरायल के प्रधानमंत्री एरियल शैरोन ने 2005 में आपसी सद्भाव का माहौल बनाने के लिए फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख यासिर अराफात को हस्तगत कर दी थी। लेकिन जब 2006 में हुए चुनाव में कट्टरपंथी हमास को गाजा की सत्ता मिली, तो वह इजरायल को मिटाने पर तुल गया। गाजा में रहने वाले 23 लाख फलस्तीनियों में से 31% ही हमास समर्थक रह गए हैं। शेष फलस्तीनी हमास के बंधुआ भर हैं। इजरायल में जो कुछ हुआ, उससे भारत को भी सबक सीखने की आवश्यकता है। मुंबई हमले के समय हमारी सरकार की व्यवस्था पूरे विश्व ने देखी थी। सौभाग्य से आज देश जवाबी आक्रमण में सक्षम हो चुका है। इसके बाद भी भारत को सावधान रहना होगा, क्योंकि इस चुनावी वर्ष में चीन विभाजनकारी शक्तियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कोई नई हरकत कर सकता है। यह स्पष्ट ही है कि इसमें पाकिस्तान उसकी मदद करेगा। हमारी समस्या विभाजनकारी और आतंकी एजेंडे के राजनीतिक संरक्षण की है। हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि कांग्रेस ने फलस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पारित करते समय इजरायल पर हमास के हमले का जिक्र करना आवश्यक नहीं समझा। इसके विपरीत प्रधानमंत्री मोदी ने हमास के आतंकी हमले की आलोचना करते हुए कहा कि भारत संकट के समय इजरायल के साथ है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वह दो देशों के फार्मूले का समर्थक है। सांप्रदायिक विभाजन में सनातन धर्म को लक्ष्य बनाने वाले दल हमास की आलोचना करने का साहस नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि चुनाव करीब आ रहे हैं। यह विचित्र है कि फलस्तीन के पक्ष में आवाज उठाने वाले हमास के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। बिहार की जातिगत गणना हिंदू समाज के जाति विभाजन का बीजारोपण करने के साथ अल्पसंख्यक समाज को सबसे बड़े समूह के रूप में घोषित कर चुकी है। अवैध रूप से बड़ी संख्या में आकर बसे हुए बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की संख्या कितनी है, इस पर यह गणना मौन है। क्या सरकार को विकास योजनाओं की दृष्टि से यह जानना आवश्यक नहीं कि आखिर कितने अवैध नागरिक बिहार की अल्पसंख्यक आबादी में शामिल हैं? हम यह भूल नहीं सकते कि दिल्ली में हुए दंगों में
अवैध बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं की भी भूमिका थी। PFI जैसे प्रतिबंधित संगठन का 2047 तक भारत के इस्लामीकरण का जिहादी लक्ष्य हमास के एजेंडे से भिन्न नहीं है। PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे प्रतिबंधित संगठन का 2047 तक भारत के इस्लामीकरण का जिहादी लक्ष्य हमास के एजेंडे से भिन्न नहीं है। सत्ता की राजनीति साध रहे हमारे अनेक नेता इस सब से निर्विकार अपने जाति और सांप्रदायिक एजेंडे में व्यस्त हैं। म्यांमार में अब मात्र 6 लाख रोहिंग्या रह गए हैं। एक बड़ी संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेश में हैं और शेष को एकमात्र शरणदाता भारत दिखा। विभाजनकारी शक्तियों की सह से वे जम्मू तक जाकर बस गए। बाकी रोहिंग्या भारतीय जनसमुद्र में कहाँ गए कोई पता नहीं। भारत की सीमाओं में बसे अवैध बांग्लादेशी कभी भी जिहादी संगठनों के काम आ सकते हैं। देश में लगभग 60 जनपद ऐसे हैं जो सांप्रदायिक रूप से अति संवेदनशील हैं। इनमें अधिकांश सीमाओं पर स्थित हैं, जहां आबादी का बदलता हुआ अनुपात खतरे की घंटी है। इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के भारतीय मॉड्यूल की तरह हमास की भी कोई भारतीय शाखा अस्तित्व में आ जाए तो आश्चर्य न होगा। ध्यान रहे कि भारत विरोधी पाकिस्तान को तुर्की का भी साथ मिल गया है। ऐसे में NRC यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के जरिए घुसपैठियों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। जनगणना के जरिए प्रत्येक ग्राम, तहसील, नगर, महानगर और प्रदेश को जानना चाहिए कि कितने घुसपैठिए हमारी सीमाओं में आ चुके हैं। उनकी पहचान तो हुई ही जानी चाहिए। जहां भी उन्होंने फर्जी राशन, आधार और वोटर कार्ड बनवा लिया है, उन्हें निरस्त करना होगा। जनसांख्यिकी में बदलाव और असंतुलन के कारण अन्य राज्यों में कश्मीर जैसी स्थितियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार के संवैधानिक क्षेत्र में विस्तार आवश्यक है। हम अनुच्छेद 356 की कितनी भी आलोचना करें, लेकिन राष्ट्रद्रोही राजनीति को नियंत्रित करने में इसकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। चीन और पाकिस्तान जैसी शक्तियां मजहबी और वामपंथी सोच के साथ हैं। यदि हम इन विभाजनकारी तत्वों और घुसपैठियों को लेकर नहीं जगे तो बहुत देर हो जाएगी। लेखक पूर्व सैनिक एवं पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं R. विक्रम सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।